जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा क्या चल रहा था, 4 चैप्टर जिसका नाम था कार्बन और इसके यौगिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड। जिसमें हम लोग लास्ट सेशन में, जैसे कि पिछले सेशन में क्या बात किए थे, एथेनॉल के बारे में बात किए थे। एथेनॉल क्या होता है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है, मतलब कि एक प्रकार का एथेनॉल जिसको हम लोग क्या बोले, मतलब कार्बनिक पदार्थ ही होता है, जो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना होता है। वैसे तो आप जानते हैं एथेनॉल को हम लोग शराब भी कहते हैं, ठीक है, यही बात वहां है। एथेनॉल को शराब भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि एथेनॉल होता है क्या है, इसमें कितने परसेंट पानी मिलाई जाती है, आखिर यह क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके बारे में आपको बताया गया था। इसका प्राकृतिक में कैसा व्यवहार होता है या लिटमस पेपर पर कैसा प्रभाव दिखाता है, ये सब बातें आपको बता दिया गया था। अब यहाँ पे हम लोग लेकर के आए हैं कि आखिर यूज ऑफ एथेनॉल, या फिर एथेनॉल का यूज कहाँ होता है, मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है, और एथेनॉल का हार्मफुल इफेक्ट भी तो होता है ना। हार्मफुल इफेक्ट का मतलब कि यह आखिर दुष्प्रभाव क्या डालता है शरीर पे, तो वो सब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, यूज ऑफ एथेनॉल, मतलब कि एथेनॉल का हमको उपयोग पढ़ना है। तो उपयोग पढ़ना है तो उपयोग में देखिएगा कुछ बातें लेकर के है, और इसका हिंदी नहीं लिखिए, इसका तो आप लोग लिख लीजिएगा ना। यूज ऑफ एथेनॉल का मतलब एथेनॉल का प्रयोग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि एथेनॉल का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में अनेकों उद्देश्यों से करते हैं, जैसे शराब, पेंट, परफ्यूम। परफ्यूम का हमें हिंदी में नहीं पता, नहीं, प्लीज आप लोग जानते हैं तो लिख लीजिएगा। जैसे कि अभी याद आ गया, परफ्यूम को हम लोग सेंट कहते हैं। सेंट मतलब कि जैसे देखिएगा शादी ब्याह में मारने के लिए दिया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं परफ्यूम। तो उसे हम लोग सेंट कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं परफ्यूम। तो आप सेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो परफ्यूम दवाइयाँ तथा साबुन इत्यादि बनाने में किया जाता है। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये सब क्या मतलब अल्कोहल से बनाया जाता है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ये सब अल्कोहल से बनाया नहीं जाता, लेकिन इनमें भी कुछ अल्कोहल की मात्राएं मिलाई जाती है, मतलब ये प्रयोग में लाए जाते हैं बनाने के लिए। समझ में आई होगी बात? आगे चलते हैं। एथेनॉल को एक अच्छा विलायक माना जाता है, क्योंकि यह इसके अंतर्गत वैसे कार्बनिक पदार्थ घुल जाते हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं। क्या बोला गया कि एथेनॉल एक प्रकार का विलायक होता है। ऐसे तो आप पिछली कक्षा में जानते होंगे विलेय और विलायक क्या होता है। विलेय मतलब कि जो किसी पदार्थ के अंदर घुल जाता है, लेकिन विलायक मतलब कि क्या होता है, दूसरे पदार्थों को अपने अंदर घोल देता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जल एक प्रकार का विलायक होता है, लेकिन आज से पता चला एक प्रकार का एथेनॉल जो होता है ये भी एक प्रकार का विलायक होता है, जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है, ठीक है। ऐसे तो आपको बताया गया, पेट्रोल के बारे में पढ़े होंगे, पेट्रोल भी एक प्रकार का विलायक होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको कंपाउंड आपको मिलेंगे। तो एथेनॉल को अच्छा विलायक माना जाता है, क्यों? क्योंकि वैसे पदार्थ जो जल में अघुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं, एथेनॉल में घुल जाते हैं। मतलब कि जो पदार्थ जल में नहीं घुलेगा उन्हें आप एथेनॉल में घोलिएगा तो वह क्या हो जाएंगे, एथेनॉल में घुल जाते हैं। इसी कारण इसे बहुत ही अच्छा एक प्रकार का विलायक माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एथेनॉल को अच्छा विलायक होने का कारण इसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी की सिरप तथा अनेकों दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसको अच्छा विलायक होने के कारण इसका अनेक प्रयोग भी होता है भाई। तो इसका टिंचर आयोडीन, अब टिंचर आयोडीन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का केमिकल होता है, जैसे पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि जब आयोडीन को एथेनॉल तथा जल के साथ मिलाया जाता है तो एक प्रकार का विलयन तैयार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं टिंचर आयोडीन। और इस व्यंजन को हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी कट छट जाता है तो वहां पे पहले देखिए कुछ लगाया जाता है। लगाने के बाद क्या होता है कि वहां से जीवाणु तथा कीटाणु को हटा देता है, या इसी कारण से वहां पे प्रयोग किया जाता है इसका, जिसे हम लोग कहते हैं टिंचर आयोडीन। खांसी की सिरप में भी मिलाई जाती है। जैसे आपको पता होगा कभी कभी खांसी होता है तो आप कभी सिरप पीते हैं, सिरप पीने के बाद आपको अजीब सी एक प्रकार का नींद आता है, या थोड़ा सा क्या होगा, आपको राहत से महसूस होगा और आपको नींद आएगा ही आएगा। या तो आपको कोई भी दवाइयां लेनी है पीने के लिए, उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ अल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है, तो आपको पीने के बाद क्या होगा, हमेशा थोड़ा सा सुस्ती या तो नींद सा कुछ ना कुछ आएगा जरूर, ठीक है। कई खांसी के सिरप तथा अनेकों दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि एथेनॉल का प्रयोग कार चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ भी किया जाता है। अब हमारे भारत देश में मैं मानूं तो भारत देश में एथेनॉल का प्रयोग कार चलाने के लिए पेट्रोल के साथ मिलाया तो नहीं जाता है, लेकिन इसके अलावा अन्य देश, हमें तो यहाँ पे पता नहीं है, खैर जानने के प्रयास करते हैं जानते, लेकिन आप जान सकते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे पेट्रोल के साथ
ईंधन के रूप में एथेनॉल को मिश्रित करके मतलब ईंधन यानी कार चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझे? पता नहीं सर कब रहे। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि एथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल के साथ मिला करके आपको मतलब कि कार भी चलाने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। हमारे भारत देश में नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल सफिशिएंट मात्रा में है। अब ऐसा कहना हुआ कि हमारे भारत देश में ये तो चलाया जा सकता था ना, तो यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि पेट्रोल की हो सकती है कि वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे चलाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा होगा, ठीक है। अब आपका काम रहा कि कहाँ पे कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे चलाया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता दिया गया। आप इतना भी तो कर सकते हैं ना, वैसे ही आपके लिए जरूरत नहीं था, लेकिन जानना चाहते हैं तो जान लें। ठीक है, ये था आपका एथेनॉल का प्रयोग सिंपल सी बातों में, ठीक है। यहाँ तक हमें तो नहीं लगता है कि एक भी डाउट आपको कह रहा होगा। अब आते हैं एथेनॉल का दुष्प्रभाव जिसे कहते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, इसका मतलब होता है एथेनॉल, ठीक है। मतलब कि क्या इसका उपयोग तो पढ़ दिए, तो क्या एथेनॉल का दुष्प्रभाव भी होता है क्या? तो हाँ, इसका दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या दुष्प्रभाव होगा हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा, लिखा हुआ है एथेनॉल को ज्यादा मात्रा में सेवन करने से क्या होता है कि मुख्य रूप से उपापचयी अभिक्रिया, उपापचयी प्रक्रिया बोल दीजिए या तो अभिक्रिया बोल दीजिए, धीमी हो जाती तथा केंद्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ने के कारण यह धीमी हो जाती है, जिससे मानव शरीर में समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उद्दीपन की कमी तथा भाव शून्यता इत्यादि प्रभाव पड़ते हैं। एक बार में समझाना चाहेंगे, ये इतना बड़ा लिखा हुआ, बस वही समझाएंगे जो लिखा हुआ है। देखिए, अब क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में सेवन किया करना एक गलत होता है, ठीक है। अब आप नॉर्मल मात्रा में इथेनॉल को ले रहे हैं, थोड़ा सा मात्रा में, जितना मतलब कि डोज होता है, जैसे कि थोड़ी सी मात्रा में ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उतना आप हर रोज ले ले रहे हैं, ठीक है, तो उतना में आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन एक अनलिमिटेड होता है, मतलब कि आप ऐसा होता है कि तो लत लग जाती है, लत लगने के बाद क्या होता है कोई इंसान ज्यादा मात्रा में सेवन करने लगता है, ठीक है। तो ये ज्यादा मात्रा में सेवन करने से क्या होगा ना, ज्यादा मात्रा में सेवन करने से उपापचयी अभिक्रिया धीमी हो जाती है। अब समझते हैं कि भाई उपापचयी अभिक्रिया होता क्या है। तो हम देखिए ध्यान से कि हमारे बॉडी में बोले, ये तो हमारे बॉडी में, सभी मानव बॉडी में क्या होते हैं कि अनेकों प्रकार की जैसे क्रियाएं होती रहती है। जैसे भोजन खाए तो भोजन अंदर गया तो वहां पे क्या होता है, भोजन को पचाया जाता है, पचाने के बाद बाहर निकाला जाता है, भाई ये सब क्रियाएं तो चलती रहती है। तो जितने भी उपापचयी मतलब क्रिया, जो भी मानव में क्रिया चल रही है ना, मतलब पदार्थों का टूटना या तो बनना, बन करके टूटना, ऐसे तो पदार्थ या क्या मतलब कि बॉडी में हमेशा छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़ा पदार्थ का निर्माण करता रहता है, और बड़ा बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करते रहते हैं। तो ये सब क्रियाएं क्या करती है, हमारे बॉडी में चलते रहती है। इन सभी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। और आपके लिए यह 11th क्लास में आएगा, जब बायोलॉजी पढ़िएगा तब अभी कुछ बातें याद रख लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मान लिया जाए भोजन तो पचाने का डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, वह बहुत अच्छी तरीका से पचा रहा है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इथेनॉल का सेवन करने से क्या होगा, यह धीमी हो जाती है, जिस कारण से भोजन भी जो ढंग तरीका से पचता था ना, वह नहीं पच पाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, यह मुख्य रूप से जाकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे जाकर प्रभाव डालता है। भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है क्या? आप केंद्र का नाम सुने हैं, केंद्र का मतलब होता है मध्य, मतलब कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वैसे कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, बॉडी को नियंत्रण करती है। तो मतलब आपको चोट लग रहा है, यदि आपको कोई टच कर रहा है या तो मतलब कुछ भी हो रहा है, जितने भी काम हो रहे हैं ना, तो वहां तक सूचनाओं को ले जाने लाने का काम तंत्रिका कोशिका का होता है, आप पढ़े होंगे। उसमें से मेन होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, यह सीधा जाकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है और उसे धीमी कर देता है। अब भाई सुनिए कि ध्यान से समझिएगा कि धीमी कर देगा तो आपको यदि कोई पीटेगा भी तो भी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि आपको कोई भी टच करा है तो सिंपल सी पता चल जा रहा है, लेकिन उसे ही धीमी कर दिया तो सूचना को जाने में क्या होगा, बहुत ही लेट हो जाएगा ना। इसी प्रकार से क्या होता है मानव शरीर में समन्वय की कमी होती है। एथेनॉल ज्यादा पी लेने से क्या होगा, तंत्रिका तंत्रिय धीमी हो जाती है, तो समन्वय कम हो जाता है। समन्वय की कमी मतलब कि जैसे कि आपको कोई टच किया तो आपको सोचिएगा पहले कोई टच किया, पता नहीं, मतलब ऐसे पता भी नहीं चलेगा। कोई पीटा तो देखिएगा कि
कोई पीछे आगे नहीं किया, मतलब ऐसे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा इस कारण होता है, उसे कहते हैं समन्वय की कमी करना। तो उसे ही कहते हैं हम लोग समन्वय की कमी हो जाना। मतलब क्या होता है कि जब तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा तो आपको अता पता नहीं चलेगा, तो उसे कहते हैं समन्वय बनाने की क्रिया कम हो जाना। ठीक है। मानसिक दुविधा, तो अब बताइए तंत्रिका तंत्र ही कमजोर हो चुका है तो आप सोचने की क्षमता कैसे आपके पास है जब आपका तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा तो धीमी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बंद कर देता है, धीमी हो जाता है तो मानसिक दुविधा आ जाती है। मानसिक दुविधा मतलब कि आपके पास सोचने समझने का विचार ही नहीं है, समझे। यह हो जाता है। उद्दीपन की कमी, उद्दीपन का कमी सेम वही है समन्वय की क्रिया। उद्दीपन मतलब जैसे कि आपको कोई चोटी काट रहा है, टच कर रहा है, आपके सामने गाड़ी आ गया तो आप तुरंत से हट जाते हैं ना। आप कहीं आपके सामने कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आ जाता है, तुरंत से वहां से हट जाते हैं। लेकिन जब यह ज्यादा मात्रा में सेवन करने से क्या होता है कि उद्दीपन की कमी आ जाती है। जैसे आपके सामने गाड़ी भी आ जाएगा, कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम ही खड़ा हो जाएगा तो भी आप हटिएगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कोई है सामने या नहीं है, पता ही नहीं चलेगा, समझे। तो वही होता है उद्दीपन की कमी हो जाना। तथा भाव शून्यता, भाव शून्यता का मतलब होता है भावुक हो जाना। जैसे कि कोई इंसान को देखिएगा जैसे कि एनर्जेटिक होता है, मतलब बहुत अच्छी तरीका से एनर्जी होता है उसमें, लेकिन कोई भावुक होता है अजीब तरीका से व्यवहार करेगा पता नहीं, तो उसे कहते हैं भावुक। इत्यादि प्रभाव पड़ते हैं, इसके अलावा अन्य भी प्रभाव होते हैं, लेकिन अभी तक इतना पढ़ लीजिए, इतना तक सफिशियंट है आपके लिए। अब ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा मेथेनॉल, मेथेनॉल क्या होता है भाई, एथेनॉल कार्बन टू। मेथेनॉल का मतलब कार्बन वन हाइड्रोजन तीन, यानी CH3OH को हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। पता है आपको CH3OH मतलब कि इसे कहते हैं मेथेनॉल। इसके जगह पर यदि मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा ली जाए ना तो यह क्या करती है, सीधा से सीधा मृत्यु आ जाती है। मतलब लिखा हुआ है कि थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो जाता है। मतलब एल्कोहल तो भी ठीक है, थोड़ा सा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेथेनॉल गलती से थोड़ा सा भी ले लीजिएगा ना तो इसको लेने से मृत्यु हो जाता है, क्योंकि यह प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देता है, अस्कंदित कर देता है। अब भाई समझना होगा हमें प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म आप पढ़े होंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और इसे कहते हैं केंद्रक। अब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तब कोशिका द्रव्य के अंदर इसे ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म तरीका से नाम जानते हैं, आपको पता होगा। इसे ही हम लोग सिंपल सा प्रोटोप्लाज्म कह देंगे। ऐसे तो प्रोटोप्लाज्म होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझते हैं प्रोटोप्लाज्म होता है, मान लिया जाए यही है। ठीक है। तो यह क्या करेगा, कोशिका के अंदर जाकर के जमा देता है। मतलब कि जितने भी है ना कोशिका के अंदर उपापचय क्रिया चल रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक है। तो यह प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, जमा देगा तो भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाता है, तुरंत से जाकर के मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यह होता है इसका दुष्प्रभाव। अब हम लोग आते हैं आखिर कि एथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करना किसके साथ है और करने के बाद क्या क्या तैयार होगा, तो हमको रिएक्शन ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस दो इसका रिएक्शन है, उसको पढ़ करके एथेनॉल के बारे में हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, पहले इतना उतारिए, आगे चलते हैं। चलिए अब आइए हम लोग एथेनॉल की क्रिया भी देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं रिएक्शन पढ़ना है, बस एथेनॉल का हम लोग को दो रिएक्शन पढ़ना है और इससे हमारे एथेनॉल का जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं एथेनॉल के बारे में सफिशियंट, मतलब एथेनॉल का पूरा हम लोग रिएक्शन पढ़ लेंगे। मतलब रिएक्शन पढ़ने के बाद एथेनॉल के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़ लिए हैं और उपयोग भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है सोडियम धातु के साथ, या फिर एथेनॉल जो होता है सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, बस कुछ करना नहीं है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा, सब बताएंगे। सबसे पहली बात है तो रिएक्शन लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या लेना है भाई, एथेनॉल लेना है। तो एथेनॉल का आपको सूत्र पता होगा, C2H5OH, होता है कि नहीं होता है। साथ में आपको क्या लेना है, सोडियम धातु लेना है। सोडियम धातु मतलब कि Na धातु लेना है। दोनों को रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन के बाद में क्या बनता है, यहाँ पे बोला जा रहा है सोडियम एथेक्साइड बनता है। एथेक्साइड का आपको फार्मूला पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो क्या होता है अभी तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम एथेक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा ना, तो सोडियम जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनाता है C2H5ONA।
प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है। ये होता है सोडियम एथोक्साइड। क्या होता है? सोडियम। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखे, सिंपल सी बात है। अब कैसे निकालेगा बाहर, कैसे रिएक्शन करेगा, थोड़ा सा इस मेथड को हम समझते हैं तो बहुत आसानी तरीका से आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, कार्बन कितने भाई? दो ठे है क्या? कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल, एक दो तीन, और हाइड्रोजन जोड़ेगा यहाँ पे एक दो तीन, और जोड़ना चाहेगा तो हाइड्रोजन मेरे पास कितना है? पांच है। एक दो तीन चार और एक पांच, और एक इधर भी तो हाइड्रोजन है ना, लेकिन ये हाइड्रोजन किसके साथ लगा है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन को लगा करके हम हाइड्रोजन को लगाएंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन भी टूट गया। तो इस तरह से बॉन्ड बना है। प्लस में सोडियम इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो पहले ये हटाना चाहेगा तब तो जुड़ेगा ना, क्योंकि जब तक नहीं हटाएगा भाई जुड़ने तो देगा नहीं, क्योंकि इसका बॉन्ड तो पहले से कंप्लीट है। कैसे जुड़ेगा? जुड़ने के लिए पहले हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेगा? या इसको एक यहाँ से हटेगा और एक यहाँ से हटेगा, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो बाहर क्या निकलेगा भाई? रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और जा करके सोडियम इसके साथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो क्या बनाएगा? C2H4 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बनता है C2H5 प्लस में क्या? Na जुड़ जाता है, पहले से O तो था, यानी O पहले से रह जाएगा और Na जुड़ जाता है। आपको रिएक्शन बैलेंस कीजिएगा तो अपने आप बैलेंस हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, सोडियम कितना है भाई? एक सोडियम एक सोडियम। ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना? पांच है। यहाँ पे हाइड्रोजन दो तीन, मतलब कि यहाँ पे पांच और एक छह है, हाइड्रोजन पांच और एक यहाँ पे सात हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कार्बन दो है, कार्बन यहाँ पे दो है, तो आप इसे बैलेंस कीजिएगा तो आपको अच्छी तरीका से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाएगा तो हमारा रिएक्शन बिल्कुल सही होगा। तो कैसे ऐड होगा ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब ये था पहला रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या होता है हमें वहां पे पता चलेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया। अभी तुरंत मैंने स्ट्रक्चर छापा तो स्ट्रक्चर में हमें पता चला, स्ट्रक्चर में क्या देखा? तो स्ट्रक्चर में देखा कि एकल आबंध कार्बन के बीच में, और आपको पता है जब एकल आबंध होता है तो वह क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हम लेते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है तो पहले हम इथेनॉल को लेते हैं। रिएक्शन लिखने का तरीका है भाई, C2H5OH लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? जब एथेनॉल को 443 केल्विन, क्या बोला? 443 केल्विन। केल्विन एक प्रकार का तापमान को मेजरमेंट करने का तरीका होता है, आपको पता है। एक होता है केल्विन में मापते हैं, और एक होता है डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में लिखे तो डिग्री सेल्सियस में 170 डिग्री सेल्सियस आएगा लगभग, अप्रोक्स में मानिएगा तब, ठीक है। इतना डिग्री सेल्सियस आएगा, और केल्विन माने तो 443 केल्विन आएगा। तो क्या इतना केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और आपको क्या लेना है? सांद्र H2SO4 लेना है, ठीक है। सांद्र H2SO4 जिसे हम कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। गर्म करते हैं तब क्या प्राप्त होता है? एथीन प्राप्त होता है। अब एथीन प्राप्त होगा तो आपको पता है मीथ ईथ कार्बन कितने होंगे भाई? कार्बन दो होंगे। एक इन बोल रहा है, इन यानी एल्किन। तो आपको पता है एल्किन में क्या होता है? एल्किन एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एल्किन में क्या होता है? एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इसमें पहचानने का सबसे आसान तरीका, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दो गुना होता है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन चार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, और यहाँ से चार बना है, तो एक हाइड्रोजन तो बचा है ना। एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो और एक ऑक्सीजन, तो क्या निकलेगा बाहर? H2O यानी जल बाहर। इसे कैसे हम बना सकते हैं भाई? इसे ऐसे बना सकते हैं क्या? हाइड्रोजन कितने हैं? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो बॉन्ड बनाया तो दो और जोड़ेगा, एक और एक दो, ये भी दो जोड़ेगा, यानी चार हाइड्रोजन जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? यह एक प्रकार का एथीन है, और एथीन क्या है? एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि इसे हटाएंगे कैसे, रिएक्शन कैसे किया? तो आइए देखते हैं। कार्बन कितना? एक दो। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? पांच है। एक दो तीन चार, और एक है पांच, ठीक है। अब आगे क्या जुड़ा हुआ है? O और फिर H जुड़ा हुआ है।
साथ में रिएक्शन जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के साथ क्या होता है ना, गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जा करके जुड़ जाएगा और बनाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन भी जुड़ता है और बनाएगा एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 और O भी जुड़ेगा तो H2O, यानी कि जल बन जाएगा। और क्या बच गया, कार्बन एक और एक दो बचा तो कार्बन दो, और हाइड्रोजन कितना बचा, एक दो तीन चार, तो हाइड्रोजन चार बन गया। इसे हम लोग कहते हैं एथेन। समझ में आई होगी बातें। तो इस प्रकार से रिएक्शन हमारा एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ हो गया, और एथीन बनाने की अभिक्रिया जिसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, सब खत्म हो गया। ठीक है, पता नहीं यार किसकी में। तो यहाँ तक है हमारा एथेनॉल की क्रिया देख लिए। अब एथेनॉल का हम लोग प्रयोग पढ़ चुके हैं, हार्मफुल इफेक्ट पढ़ चुके हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया देखिए, जो कि अभिक्रिया करा इतना अभिक्रिया किया, ठीक है, जो भी अभिक्रिया के द्वारा निर्माण हुआ उसके बारे में देख लिए। तो बस एथेनॉल के बारे में हमको इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद हमारा मुश्किल से मुश्किल एक या दो लेक्चर और बनेगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हम लोग बायोलॉजी में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बस अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना, बस ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। और अब अगला बार हम लोग पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, पढ़ना क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करके आएगा तो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी बुक्स होगा वहां पे देखिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको बताया गया, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसे हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है, उसका भी क्रिया देखेंगे। और इसके बाद साबुन एवं अपमार्जक, इसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।